हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमारी कुछ यूनिट 6 चल रही है और यूनिट 6 के आपका ए पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, बी पार्ट हमारा चल रहा है। देखिए, बहुत स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम रिसर्च में बहुत टाइम लग रहा है। तो देखिए, रिसर्च के बी पार्ट के अभी तक हमारे 7 या 8 वीडियो बन चुके हैं। तो रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है कि मान लीजिए हम आपको पढ़ा दें और यदि आपको समझ में ना आए तो वो बेकार है, क्योंकि रिसर्च बहुत मुश्किल से समझ में आता है। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसको 1 या 2 बार रिसर्च पढ़ने में ऊपर से निकल जाएगा। जब तक आप उसका गहन अध्ययन नहीं करेंगे, डीपली चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे एग्जाम्पल के जरिए, तब तक रिसर्च आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। ठीक है, इसलिए मैं रिसर्च में टाइम ले रही हूँ। और अब तो हमारे पास टाइम है भी, मिल भी गया है। दिसंबर के पहले, नवंबर के पहले एग्ज़ाम होगा नहीं, तो ये आपका क्या चल रहा है, अगस्त लग गया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, तो अभी आपके पास पूरे 3 महीने हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि दिसंबर के बाद ही होगा एग्ज़ाम, नवंबर में भी नहीं होगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो इसलिए टाइम है तो हो जाएगा। और चीज़ों को मैं यहाँ जल्दी करा दूँ और आप लोगों के समझ में ना आए तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमारी यूनिट 6 चल रही है। यूनिट 6 का पार्ट बी चल रहा है। ठीक है, पार्ट बी में हमारा आपको जो वेरिएबल्स थे, चर थे, उनको भी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हाइपोथेसिस, प्राकल्पना पढ़ा चुके हैं। शोध प्रस्ताव लेखन के चरण कौन कौन से थे ये भी पढ़ा चुके हैं। सैम्पलिंग क्या होती है, न्यायदर्श, उत्तम नमूना चयन की विधियाँ या उत्तम नमूना चयन के लक्षण जो थे वो भी करा चुके हैं। अब आपको हम बात करनी है शोध के उपकरण। ठीक है, शोध के उपकरण कौन कौन से होते हैं। शोध के उपकरण, टूल्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, टूल्स ऑफ रिसर्च, कौन कौन से रिसर्च के टूल्स हैं, कौन कौन से उपकरण हैं। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे टूल्स होते क्या हैं, ये हमको क्यों चाहिए होते हैं और इनका रिसर्च में क्या यूज होता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम। और इससे पहले ये देखिए, आपको हमने अभी सैम्पलिंग भी पढ़ा चुके हैं, वेरिएबल्स भी पढ़ा चुके हैं, और अब ये टूल्स पढ़ा रहे हैं, हाइपोथेसिस भी पढ़ा चुके हैं। तो इनका यूज कैसे होता है, जब भी इसको पहले से देखिए, जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। उस समस्या को हमको डिफाइन करना होता है। उस समस्या कैसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको वैज्ञानिक पद्धति समझाई थी कि वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है। जब कभी भी हम किसी भी तथ्य का या किसी भी सिद्धांत का वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से ऑब्जर्वेशन के द्वारा वेरिफिकेशन कर सकें, ठीक है, सत्यापित कर सकें, तो उसी को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। किसी भी तथ्य का, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का वैज्ञानिक तरीके से ऑब्जर्वेशन के थ्रू यदि हम उसका वेरिफिकेशन, सत्यापन कर सकते हैं तो वो चीज़ साइंटिफिक होती है, वैज्ञानिक होती है। और सबसे पहले जब हम इसमें वैज्ञानिक पद्धति का यूज करते हैं तो जो भी हमारे शोध के उपकरण होंगे वो भी कैसे होंगे, साइंटिफिक होंगी। ठीक है, वैज्ञानिकता होगी, क्योंकि रिसर्च बगैर साइंटिफिक मेथड के नहीं हो सकती है। इसीलिए हमने आपको पहले साइंटिफिक मेथड पढ़ा चुके हैं कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है। और जो आपके साइंटिफिक मेथड होते हैं, जो साइंटिफिक वैज्ञानिक पद्धति के स्टेप होते हैं, चरण होते हैं, वही स्टेप हमारे समथिंग रिसर्च के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, समस्या होती है। समस्या को हम परिभाषित करते हैं और समस्या को ये देखते हैं कि ये इस पर रिसर्च की जा सकती है। समस्या कैसी होनी चाहिए, समस्या आपकी सार्थक होनी चाहिए। ठीक है, सार्थक होनी चाहिए, मतलब उस पर रिसर्च की जा सकती है, उससे संबंधित हमको जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उस समस्या के लिए। ठीक है, उस समस्या के बाद हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं दूसरा। ठीक है, परिकल्पना बनाते हैं। परिकल्पना के लिए हमने आपको बताया था कि परिकल्पना कितने प्रकार की होती है और किस तरीके से होती हैं। जो हमारे मन के विचार होते हैं, और इसी एग्जाम्पल हम आपको दे दें, मान लीजिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हुआ, इसमें आपका 1, 2, 3, 4 ये आपके ऑप्शन दिए होते हैं। तो इस ऑप्शन में आप कैसे, आपको पता चलता है ये ऑप्शन होगा, आप इसके संबंध में परिकल्पना बनाते हैं। तो यही चीज़ होती है, जब कभी भी हम रिसर्च करने जाते हैं तो जो हमारे पास हमारा प्री नॉलेज होता है, जो हमारा पूर्व का ज्ञान होता है, जो हम पहले पढ़ चुके होते हैं उस टॉपिक से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे समस्या को टॉपिक भी कहते हैं। ठीक है,
इस टॉपिक से संबंधित जो भी हमारे पास पूर्व नॉलेज होती है, कुछ ना कुछ तो ज्ञान होगा ही भाई। जब हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं होगी। जो हमारा पूर्व नॉलेज होता है उसके अकॉर्डिंग, और जो हमारे पास प्रेजेंट में जो हमने लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है, जो हमने साहित्य पढ़ा हुआ है या साहित्य की समीक्षा की है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, परिकल्पना का निर्माण करते हैं। और परिकल्पना कैसी होती है, एक या दो नहीं बनाते, 3-4 प्रकार की परिकल्पना हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि इसका रिजल्ट मान लीजिए यदि हम देखना चाहते हैं कि नेट क्वेश्चंस लगाने से नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है कि नहीं होता है, जब हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं तो इसमें कितनी जो हमारे पास लिटरेचर रिव्यू होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी, उनके अकॉर्डिंग हम हाइपोथेसिस बना लेंगे कि हमारा नेट एग्ज़ाम एजुकेशन के क्वेश्चंस पेपर लगाने से निकल सकता है। ठीक है, या यदि नहीं भी निकल सकता है, या क्वेश्चन पेपर लगाने से नहीं और किताबें पढ़ने से निकलता है, या ये वाली किताब नहीं ये वाली किताब पढ़, तो इस तरीके की 4-5 हाइपोथेसिस हम बना लेंगे। इसके बाद जो नल हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस हमने आपको बताया, नल हाइपोथेसिस भी बनाते हैं कि यदि हमारा एग्ज़ाम नेट क्वेश्चंस लगाने से पास नहीं होता है तो हमारी नल हाइपोथेसिस कैसी होगी, शून्य हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, आपको बताया था कि सार्थक अंतर, मतलब कि कोई अंतर नहीं होता है, जीरो का अंतर। ठीक है, जीरो का अंतर क्या होता है, मान लीजिए हमने किसी भी टेस्ट लिया, किसी भी 2 व्यक्तियों का टेस्ट लिया, उसके भी 10 नंबर आए, ए व्यक्ति के भी नंबर आए और बी व्यक्ति के भी 10 नंबर आए, तो यहाँ पे 10 - 10 0। ठीक है, तो बराबर क्या होता है, 0 आ गया। इसी को नल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, यदि इसके 10 आए और इसके 9 आए तो इसको कह सकते थे कि अंतर है। ठीक है, तो ये आपकी हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस बता चुके हैं, और डिटेल में पढ़ना है तो पुराने वीडियो हमारे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डिज़ाइन। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। अभिकल्प, ठीक है, रिसर्च स्ट्रक्चर या डिज़ाइन या अभिकल्प बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ही डिज़ाइन में ही यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसके बाद जो डिज़ाइन क्या होता है कि हमको रिसर्च किस तरीके से करनी है। ठीक है, हम कौन कौन से टूल्स लेंगे, क्या क्या हमको किस तरीके से, मतलब एक सिस्टमैटिक ढंग से एक स्टेप जो होते हैं। ठीक है, कि इसके अंतर्गत अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, एक रिसर्च डिज़ाइन स्ट्रक्चर पहले से बना दिया जाता है कि जैसे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक स्ट्रक्चर बना लें इस तरीके से कि पहले आपको ये टॉपिक पढ़ना है, फिर इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर आपको ये करना है, अंत लास्ट में इसका क्या देखना है, तो ये स्ट्रक्चर, इसमें हम पूरा रिसर्च डिज़ाइन बना लेते हैं। तीसरी होती है डाटा कलेक्शन। ठीक है, डाटा कलेक्शन, प्रदत्तों का संकलन। ठीक है, प्रदत्तों का संकलन बोलते हैं जिसको। प्रदत्तों के संकलन के अंतर्गत क्या होता है, जो हमने अभी आपको सैम्पलिंग पढ़ाई, तो इसी के अंतर्गत हम सैंपल लेते हैं डाटा कलेक्शन के अंदर। डाटा किसको कहते हैं, डाटा हमने आपको बताया कि डाटा जो हमको हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, मान लीजिए जो हम किताबों में पढ़ते हैं उसको भी डाटा कहते हैं, क्योंकि वो भी तो एक जानकारी है हमारे लिए। ठीक है, और जो भी हम किसी व्यक्ति से पूछकर, मान लीजिए कोई सर्वेक्षण करके कोई इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ही हमारे जो टूल्स, यदि हमको शोध के उपकरण बने, यहाँ पे जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ, मान लीजिए हमको किसी भी व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो उसके लिए हम कोई ना कोई टूल्स का तो यूज करेंगे ना, टूल्स का यूज करेंगे तो यहाँ पे आपके टूल्स आ जाएंगे। ठीक है, जो टूल्स पढ़ रहे हैं यहीं पे आ जाएंगे। किसी व्यक्ति से हमको कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो हम उसका इंटरव्यू लेंगे, तो इंटरव्यू क्या है, टूल्स है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि वो मानक जिसके द्वारा ये ज्ञात होता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्रदत्तों का संकलन करते हैं, जो सूचनाएं हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद डाटा को कलेक्शन करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं। डाटा तो कलेक्ट कर लिया, ठीक है, डाटा एनालिसिस कहते हैं, यानी कि डाटा का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम बता दें, कोई भी रिसर्च जिसमें डाटा कलेक्शन किया गया हो, क्या उसको हम रिसर्च कहते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पर हमने केवल डाटा को कलेक्ट किया हो तो क्या उसको हम रिसर्च कह सकते हैं।
डाटा कलेक्ट किया गया हो जिसमें रिसर्च, उसको हम क्या रिसर्च कह सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। डाटा कलेक्ट करने के बाद हमको उसका एनालिसिस भी करना पड़ता है। जो इन्फॉर्मेशन, तो हमने मान लीजिए बहुत सारी, आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, इन्फॉर्मेशन उसी चीज़ को बोलते हैं। आपके पास नेट के एग्ज़ाम के लिए आप दुनिया की किताबें पढ़ते होंगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ते होंगे और नेट पे भी देखते होंगे, गूगल्स पे भी देखते होंगे, बहुत सारे PDF भी आपने के पास होंगे, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में मांगते होंगे हमको स्टडी मटेरियल दे दीजिए, हमको स्टडी। तो आपके पास वो क्या हुआ, ये आपका प्रदत्तों का संकलन, डाटा कलेक्शन, आप वो इन्फॉर्मेशन आपने ली, ठीक है। लेकिन एनालिसिस, विश्लेषण कि उसमें से क्या चीज़ आपके काम की है, कौन सी बुक्स, कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन सी PDF, कौन से नोट्स आपके काम के हैं, कौन से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसको हम क्या कहते हैं? डाटा एनालिसिस। मतलब कि उसमें से वो चीज़ें छांटना जो हमारे काम की हैं, ठीक है, केवल उन्हीं को। और ये जो प्रदत्त संकलन होते हैं, इसको भी आपको हम बता चुके हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं डाटा, एक तो होते हैं प्राथमिक आंकड़े, दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े, इसको कहते हैं प्राइमरी सोर्स और इसको कहते हैं सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं? ये इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका डाटा कलेक्शन, कि जब कभी भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो या तो हम, मान लीजिए कोई घटना घट गई है, उसका हम ऑब्जर्वेशन करना, उस पर हमको रिसर्च करनी है कि वो घटना घटी तो क्यों घटी, उसका मेन कारण क्या था। तो या तो हम जाएंगे वहाँ देखेंगे, वहाँ के लोग, वहाँ हम जाके जब उस घटना को खुद देखते हैं, ठीक है, तब हम अपने उसमें कुछ लिखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें इकट्ठी करती है, वो तो हमारा प्राथमिक आंकड़ा हो जाता है। जब हम अपनी आँखों से देखकर किसी भी चीज़ को या किसी भी जानकारी को इकट्ठा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन या प्राथमिक आंकड़े, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मतलब हमने अपनी आँखों से चीज़ों को खुद देखा है, तो वो होता है हमारा प्राइमरी सोर्स, ठीक है। और सेकेंडरी सोर्स मतलब घटना घट चुकी है, हम वहाँ जाते हैं, सर्वेक्षण मतलब कि किसी से पूछ लिया कि ये घटना क्यों घटी थी, हम वहाँ मौके पे थे नहीं, और तो क्या हो जाता है? द्वितीयक सोर्स हो जाता है। तो किताबें भी आपके द्वितीयक सोर्स में आ जाती हैं। और कभी कभी हमने ये चीज़ आपको बता चुके हैं कि यही प्राथमिक सोर्स कभी कभी द्वितीयक भी बन जाती हैं, द्वितीयक सोर्स कभी कभी प्राथमिक भी बन जाते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जो डाटा एनालिसिस का वीडियो है, ठीक है। तो ये हम 2 प्रकार से जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब टूल्स का उपयोग यहीं पे होता है, हम आपको बता चुके हैं टूल्स का उपयोग हमारा यहीं होता है कि ये जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, ठीक है, तो उन आंकड़ों को हम कैसे फाइनल करेंगे कि ये शुद्ध हैं, तो इसके लिए हमको टूल्स का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। आगे अब हम टूल्स पढ़ेंगे। इसके बाद यहीं तक आते हैं डाटा एनालिसिस के बाद फिर क्या होता है हमारा? जनरलाइजेशन हो जाता है, सामान्यीकरण हो जाता है, सुझाव देते हैं या शोध प्रस्ताव या बाद में एक शोध रिपोर्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो इतने आपके स्टेप हमने अभी बताए, लेकिन यहीं तक आपको अभी पढ़ना है, डाटा कलेक्शन तक, क्योंकि ये जो टूल्स का उपयोग होता है यहाँ पे होता है। परिकल्पना आपको पढ़ा चुके हैं, डिज़ाइन भी बता चुके हैं, प्रॉब्लम क्या बता तो सारे चुके हैं, लेकिन टूल्स जो पढ़ रहे हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जो सैम्पलिंग पढ़ी थी वो भी इसी के अंतर्गत, क्योंकि हमको एक सैम्पल साइज चाहिए होता है रिसर्च करने के लिए, तो वो इसके अंतर्गत, ठीक है। तो उसको भी हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये जो डाटा कलेक्शन होता है इसी के अंतर्गत हम सैम्पलिंग लेते हैं और इसी के अंतर्गत हम टूल्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। जो आंकड़े हमने इकट्ठे किए हैं इसी के अंतर्गत आंकड़ों को, इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, और जो आंकड़े हमने इकट्ठे किए हैं वो हमको कैसे पता चलेगा कि वो वैलिड है, सत्य है। जैसे मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति पर हम रिसर्च कर रहे हैं, हमने उससे पूछा आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, तो उसने हमको बता दिया कि मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है, ठीक है, मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है। तो इसके लिए हम कैसे हमको पता चलेगा कि उसकी हाइट 5 फुट 3 इंच है? उसके लिए हमको मेज़र करना पड़ेगा ना, उसका मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। और जो मेज़रमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो 1 मीटर होगा, ठीक है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होते हैं, उसमें मिलीमीटर होते हैं, जो आपका मीटर होता है, इंची टेप होता है जिसको बोलते हैं, इंची टेप होता है, उसकी देखेंगे, ठीक है, या स्केल होती है हाइट मापने वाली, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये जो इंची टेप है, ये स्केल है, ये क्या है? आपके उपकरण हैं, किसको मापने के? जो आपके आंकड़े हैं उनको मापने के। इनके द्वारा हम
किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन, जानकारी इकट्ठा करते हैं। जो हमको आंकड़े जो हमको मिले हैं इन उपकरणों के द्वारा हम ये ज्ञात करते हैं कि वो आंकड़े हमारे सत्य हैं या नहीं। इनकी विश्वसनीयता के लिए, उनकी वैलिडिटी की वैधता के लिए हम इन उपकरणों का यूज करते हैं। इसी के द्वारा यदि ये उपकरण हमारे गलत होंगे तो हमारी रिसर्च कैसी होगी? गलत होगी। यदि मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति से पूछा आपकी हाइट कितनी, उसने 5 फुट 3 इंच बताया, इस स्केल के द्वारा या इस इंची टेप के द्वारा हमने नापा और उसकी हाइट कितनी 5 फुट 3 इंच निकली, तो ये क्या है? ये मीटर जो हमारा ये उपकरण है इसके द्वारा यदि 5 फुट 3 इंच होती है तो उसकी हाइट सही है। यदि मान लीजिए इस स्केल में कोई कमी है उसकी हाइट, तो ये हमारा उपकरण कैसा हो जाएगा? हमारा अनवैलिड यानी बेकार हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। तो हमको ये चीज़ भी देख के काम करना पड़ता है। जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और इन टूल्स का उपयोग करके ही हम इन जो हमने डाटा कलेक्शन किया है इसको एनालिसिस करते हैं और इनकी शुद्धता को आंकते हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो कितने सही हैं, ठीक है। तो आपकी सिलेबस में यही लिखा हुआ है कि उपकरण होते क्या हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें दिए हुए शोध के उपकरण आपके कौन कौन से होते हैं वो भी आपने पढ़ने कि कौन कौन से उपकरण आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इनकी आपको वैलिडिटी पढ़नी है, विश्वसनीयता रिलायबिलिटी पढ़नी है और मानकीकरण पढ़ना है। इसके बाद शोध उपकरणों के प्रकार, ठीक है, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर आपको कोटि निर्धारण पैमाना, अभिवृत्ति निर्धारण पैमाना, प्रश्नावली, अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण एवं इवेंट्री, ठीक है, तो ये पढ़ना है। और हम इनकी बात करते हैं कि जो आपकी विधि मान्यता इसमें दी हुई है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो इसमें आपको प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े बता दिए। इसके बाद आपको शोध के उपकरण की विधि पढ़नी है कि कौन कौन सी विधि होती है। तो सबसे पहले आपके इसमें दिया हुआ है वैधता, वैलिडिटी बोलते हैं जिसको। इसके बाद आपको विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद आपका मानकीकरण, मानकीकरण ही तो है, मानकीकरण, मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं जिसको। तो ये 3 गुण होने चाहिए किसी भी टूल्स में, ठीक है। विश्वसनीयता को हम बता चुके हैं, आपको वैलिडिटी भी बता चुके हैं, विश्वसनीयता भी बता चुके हैं और मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन बता देंगे। ये तीनों हम बताते हैं। देखिए जो भी अभी तक हमने साइंटिफिक मेथड पढ़ा था, वैज्ञानिक पद्धति पढ़ी थी, उसमें हमने आपको सबसे पहले यही बताया था कि जो भी हम रिसर्च करते हैं उसमें वैलिडिटी का गुण भी होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और मानकीकरण होना चाहिए, ठीक है। तो तभी वो कैसा होगा? साइंटिफिक होगा। और जब ये टूल्स इसमें यूज हो रहे हैं तो ये टूल्स भी ऐसे ही होने चाहिए। लेकिन होते क्या हैं? ये आपका वैधता क्या होता है, विश्वसनीयता क्या होता है और स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण होता क्या है, ये इसकी बात करते हैं हम अभी, ठीक है। तो हम बात करते हैं वैधता की, वैलिडिटी, वैलिडिटी, ठीक है। वैधता क्या होती है? वैधता किसी भी परीक्षण के लिए जितनी विश्वसनीयता आवश्यक होती है उतनी ही आपकी वैधता भी आवश्यक होती है। अब हम समझते हैं वैलिडिटी होती क्या है, वैधता होती क्या है। जब कभी भी हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी टेस्ट का या किसी भी परीक्षण का यूज करते हैं और उस परीक्षण से हमारे उन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है या हमारे उन उद्देश्यों पर वो खरा उतरता है वो परीक्षण, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वैलिडिटी कहते हैं। मतलब हमारे उद्देश्यों की पूर्ति से मतलब है कि जो हम उस परीक्षण से नाप रहे हैं, ठीक है, जो हम उस परीक्षण से नाप रहे हैं वो कैसा शुद्ध मापे, बिल्कुल से जिस चीज़ को हम मापन कर रहे हैं या जिस लिए हम जो टेस्ट ले रहे हैं, कोई परीक्षण कर रहे हैं, तो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल प्योरिटी होनी चाहिए, शुद्धता का वो करें, शुद्ध मतलब कि जिसके लिए वो बनाया गया है केवल और केवल उसी को मापें। जैसे स्केल का मान लीजिए इस मार्कर का यूज क्या है? लिखना, और यदि ये मार्कर केवल लिखने का ही काम करे तो ये कैसा है? वैलिड है, ठीक है। मान लीजिए हमने किसी आपका जो नेट क्वालिफाई का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, तो ये कैसा होता है? मान लीजिए उसका उद्देश्य क्या होता है कि आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, हमारा उद्देश्य है। लेकिन जब उससे हमारा नेट क्वालिफाई हो जाता है तो वो परीक्षण कैसा होता है? वैलिड होता है। लेकिन मान लीजिए जैसे घड़ी का काम क्या है? वो उपकरण जो वैलिड होते हैं, घड़ी का काम क्या है? टाइमिंग देखना, ठीक है, ये घड़ी है मान लीजिए। अब यदि
ये घड़ी सही टाइम नहीं बताती है, टाइम गलत बताती है, तो हम क्या कहते हैं कि आपकी घड़ी वैध नहीं है, गलत है, रॉन्ग है, ठीक है, वैलिड नहीं है। तो मतलब वैलिडिटी उसको कहते हैं, उसको कहते हैं कि जब कभी भी हम जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिस परीक्षण का यूज करते हैं और उस परीक्षण से हमारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, तो उसी परीक्षण को या उसी टेस्ट को वैलिड कहते हैं। मतलब कि जिसके लिए बनाया गया है उसी को मापे, ठीक है, स्पेशली जिसके लिए बनाया गया है उसी का वो मापन करे, वो शुद्ध करे, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था स्केल का काम क्या है या आपका इंची टेप का काम क्या है, मान लीजिए किसी की हाइट नापना, अब वो हाइट ना नाप के कैसा करें, कुछ और करने लगे, ठीक है, या हाइट ना नाप के, या मान लीजिए जो उसमें हाइट पे जो इंच दिए हुए हैं वो गलत हो, तो क्या वो जो इंची टेप होगा क्या वो वैलिड होगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए वैलिडिटी से मतलब होता है कि केवल इसकी देखिए आपको एक बार हम डेफिनेशन लिखवा देंगे तो शायद आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्रोनबेक के अनुसार लिख लीजिए आप, क्रोनबेक के अनुसार, क्रोनबेक के अनुसार, ठीक है। वैधता वह सीमा है, वैलिडिटी, वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही नापता है, जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है, वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है, जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, वैधता वह सीमा है। एक वैलिडिटी क्या होती है, मतलब कि अभी हमने आपको यही बताया कि जब हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी परीक्षण का यूज करते हैं या कोई भी टेस्ट लेते हैं, तो वो टेस्ट उस सीमा तक केवल वही मापता है, वही उद्देश्य की पूर्ति करता है जिस उद्देश्य के लिए हमने उसको बनाया है, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए कभी कभी क्लास टेस्ट लेते हैं, तो क्लास टेस्ट का हमारा मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है कि केवल हमको उस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया और हमने मान लीजिए आपका क्लास टेस्ट लिया, तो हमारा उद्देश्य है कि हम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड ये देखें कि आपको वो टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, और यदि वो उस टेस्ट से हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100% या मान लीजिए 90% सही होते हैं, तो हमारा क्या है, उद्देश्य पूरा हो जाता है और हमारा जो टेस्ट हमने लिया था वो कैसा होता है, वैलिड होता है, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण केवल और केवल वही नापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है, ठीक है, ठीक है। और एक आपका ये एनास्टेनीसी के अनुसार है, परीक्षण वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण क्या मापता है और कितनी बारीकी से मापता है, ठीक है। ये भी लिख लीजिए कि परीक्षण क्या मापता है और कितनी बारीकी से, कितनी बारीकी से मापता है, ठीक है। मतलब कि प्योर, हमने आपको बताया शुद्ध होना चाहिए और हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हो रही है। मान लीजिए हमने आपको पढ़ाया, हमारा उद्देश्य क्या है कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाए, ठीक है, तो ये इसके लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पढ़ाने के बाद इसके बाद हमने आपका जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, वो टेस्ट हुआ, ठीक है। अब उसमें जो नंबर आए तो वो हम ये देखेंगे कि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है, आपका कितना मार्क्स आया, तो जो हमारा परीक्षण है, जो हमारा पढ़ाना हुआ वो कितना वैलिड है, ठीक है। जो हमने आपका पेपर लिया वो या टेस्ट लिया वो कितना वैलिड है, ठीक है। मान लीजिए यदि आपका 60% आ भी गया तो 40% नहीं आया, तो ये भी एक बारीकी से आंकता है कि मतलब कितना वैलिड है। तो हम कहेंगे हमारा जो परीक्षण है वो केवल 60% वैलिड है, 100% वैलिड नहीं है, ठीक है। लेकिन परीक्षण वैलिड कैसा होना चाहिए, इसमें वैलिडिटी मुख्य रूप से होनी चाहिए, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, वैलिडिटी कहते हैं। कि जो भी परीक्षण या जो भी किसी टेस्ट का निर्माण हम जिस उद्देश्य के लिए करते हैं उससे केवल और केवल उसी की पूर्ति हो, ठीक है।
ठीक है। तो ये चीज़ वैलिडिटी समझ में आ गई आप सभी लोगों को। अब इसके टाइप्स होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस में तो वैसे नहीं है लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए, ठीक है। टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं उनको आप समझ लीजिए। वैसे तो केवल आपके सिलेबस में केवल वैधता की वैलिडिटी होती क्या है, इसके बाद विश्वसनीयता, एक टूल्स में, एक उपकरणों में ये गुण होना चाहिए। वैलिडिटी का आपको समझ में आया कि जो टूल्स हैं, जो उपकरण हैं आपके, मान लीजिए इंटरव्यू हम क्यों लेते हैं किसी व्यक्ति का, इंटरव्यू हम इसलिए लेते हैं कि उससे हमको उस व्यक्ति के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और वास्तविक रूप से हम जब उससे बात करेंगे तो उसके बोलने चालने का तरीका और वो किस तरीके से बिहेवियर करता है उसका हमको ज्ञान हो जाता है। लेकिन उस टेस्ट के माध्यम से जब हमारे इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है, मान लीजिए वो व्यक्ति हमको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, तो हमारा टेस्ट क्या होता है, वैलिड नहीं होता है, ठीक है। उसमें वैलिडिटी कम हो जाती है, पक्षपात हो जाता है। तो किसी भी टेस्ट का जो भी हम मापन कर रहे हैं, जो हमने टेस्ट बनाया हुआ है वो कैसा होना, उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। इसके बाद इसके आपका विश्वसनीयता है और स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण, ठीक है। तो इसके टाइप्स देख लीजिए कौन कौन से टाइप्स हैं इसके, ठीक है। तो ये हमने आपको बताए हैं, ये आपके वैलिडिटी के टाइप हमने आपको लिख दिए हैं यहाँ पर कि जो वैधता कौन कौन से टाइप की वैधता होती है, वैधता के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। ये आपके अभी प्रेजेंट में सिलेबस में नहीं है लेकिन इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और पहले भी इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसके मिल जाएंगे, इसलिए हम आपको केवल नॉलेज के लिए बता देते हैं। इनसे क्वेश्चंस आते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है, ठीक है। तो जो वैलिडिटी आपको समझ में आ गया कि वैधता होता क्या है, जब कभी भी हम किसी भी परीक्षण का निर्माण अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं और उस परीक्षण के द्वारा हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है बिल्कुल प्योर तरीके से, शुद्ध तरीके से, और कितनी बारीकी से हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैलिड परीक्षण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारी आती है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब होता है विषयगत वैधता से, यानी सब्जेक्ट वैलिडिटी। जब कभी भी हम किसी क्लास में होते हैं, यहाँ पर जो होती है डिग्री से मतलब होता है जो हमको डिग्री मिलती है या डिप्लोमा मिलता है, कोई भी सर्टिफिकेट मिलता है, ये विषयगत वैधता से आ जाती है। जब हम कोई भी क्लास क्वालिफाई कर लेते हैं, मान लीजिए हमने फर्स्ट क्लास में थे और उसका जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट का मतलब क्या होता है, हम फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे थे, हमारा उद्देश्य क्या था, फर्स्ट क्लास पास करना। फर्स्ट क्लास के हिसाब से हमारे उद्देश्यों के जब हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है तो हमको एक डिग्री मिल जाती है, रिजल्ट मिल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वैलिड। वो परीक्षण होता है, ठीक है। कि हमने फर्स्ट क्लास के लिए आपका टेस्ट लिया, कि आप हमने उद्देश्य था, आपको पहले पढ़ाया सिखाया और उस क्लास के लिए लास्ट में जो आपका एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, परीक्षण ही तो बोलते हैं उसको, हिंदी में टेस्ट बोलते हैं या परीक्षण बोलते हैं। वो टेस्ट लिया और उसके द्वारा हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कितनी हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस परीक्षण को वैलिड कहते हैं। और उसी परीक्षण के अकॉर्डिंग जितना कि आपको आया है, आपके उद्देश्यों के अकॉर्डिंग आपको प्रमाण पत्र मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो सर्टिफिकेट कैसा होता है, वैलिड होता है। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी सर्टिफिकेट हैं, यदि आपके पास वो ना हो तो आप क्या हो जाएंगे, अनपढ़ एक व्यक्ति हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा संबंध होता है सीधा का सीधा योग्यता से होता है और मतलब कि प्रमाण पत्र जो हमको मिलते हैं विषयगत वैधता के अंतर्गत, सब्जेक्ट के अंदर जो हम पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यदि किसी नेट का सर्टिफिकेट नहीं हो तो हमको कैसे हम किसी से कह सकते हैं कि हम नेट क्वालिफाई हैं या JRF क्वालिफाई हैं, मतलब कि उसी से तो एक वैलिडिटी होती है, वैलिड होता है ना। जो नेट का सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, उसकी मान्यता है, ठीक है, वैलिड है, उसकी मान्यता है। यदि हम कहीं उसको दिखा के उसके जरिए हमको जॉब लग सकती है, कैसे हमको पता, कैसे हमारी जॉब लग सकती है, क्या मान लीजिए कहीं नेट क्वालिफाई मांग रहे हैं तो कैसे हम उसको दिखाएंगे। तो जो सर्टिफिकेट होते हैं, जो डिग्रियां मिलती हैं, जो भी हमको डिप्लोमा मिलते हैं, जो प्रमाण पत्र मिलते हैं, यहाँ पे केवल हमारा मकसद क्या होता है, उनको एकत्र करना। जो एकत्र किए जाते हैं जो भी, तो इसी से क्या ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट वैलिडिटी, ठीक है। इसी को कहते हैं विषयगत वैधता, कि हमने इस क्षेत्र में या इस सब्जेक्ट में ये क्वालिफाई किया टेस्ट के जरिए, तो उसी को सब्जेक्टिव वैलिडिटी कहते हैं। इसके बाद इसी के अंतर्गत आपका फेस वैलिडिटी भी आ जाता है। फेस वैलिडिटी क्या होती है कि फेस वैलिडिटी से सीधा कह सकते हैं, इसी को कहते हैं रूप वैधता। ऐसे इनमें कुछ ज़्यादा नहीं है, हल्का से समझने के लिए है, लेकिन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको
क्लियर हो जाएंगे। इनके क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं। पहले जो हमारे सिलेबस में था वो पूरा का पूरा एक चैप्टर था इनका, ठीक है, विश्वसनीयता वैधता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब केवल एक थोड़ा सा दे दिया है कि एक परीक्षण में वैज्ञानिक पद्धति में विश्वसनीयता होनी चाहिए और वैधता होनी चाहिए, ठीक है, केवल इतना दिया है। रूप वैधता क्या होती है? फेस टू फेस वैलिडिटी, जैसे मतलब कि किसी के भी फेस को देखकर हम जो एक अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है, और हमारे उस अनुमान बाद में क्या होता है, सत्य निकल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रूप वैलिडिटी या फेस वैधता। जैसे मान लीजिए ये कहाँ पे यूज करते हैं, जब कभी भी हम कोई परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, परीक्षण कर रहे हैं, जब कभी भी कापियाँ चेक की जाती हैं तो हम कहते हैं, कभी कभी 10th में या 12th में आप लोगों से भी किसी ने कहा होगा कि आप कॉपी भर के आना, ठीक है, उसके अंतर्गत कुछ भी लिखा हो, अच्छा हो बुरा हो, एग्जामिनर ये नहीं देखता है, ऊपर से देख के वो देखेगा बच्चे ने बहुत सारी कापी भरी है तो क्या होगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, भले आपको कुछ ना आता हो, आप उसी के क्वेश्चन उतार के आ जाना, ये कह देते हैं वो बात, ठीक है। बट ऐसा क्या होता है क्या, एग्जामिनर इतना अनपढ़ तो होता नहीं है, वो जो नंबर देगा वो पढ़ लिख के ही देगा ना, पढ़ के आपने क्या लिखा है। तो ये इसको कहते हैं रूप वैलिडिटी। आपको फेस देख के, केवल आपकी कॉपी देख के आपको क्या वैलिड मान लिया, आप को मान्यता दे दी, ठीक है, लेकिन आपके अंदर नहीं देखा, ठीक है, अंदर उसमें क्या है, इसी को कहते हैं केवल ऊपर से देखकर, ठीक है। मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को देखा और ऊपर से क्या लगा लिया, अंदाजा लगा लिया कि ये व्यक्ति ऐसा है। कभी कभी बहुत लोगों के बारे में हम मान्यता कर देते हैं कि ये ऐसा है, ठीक है, तो ये आपकी होती है रूप वैलिडिटी, ठीक है, या फेस वैधता, ऊपर से देखकर, केवल बाहरी रूप से देखकर। यदि इसका कभी क्वेश्चन मिलेगा तो केवल यही मिलेगा कि ऐसा कौन सा परीक्षण है जिसमें केवल हम बाहरी रूप को देखकर ही पता कर लेते हैं या आंतरिक चीज़ों को नहीं देखते हैं, तो वो कैसी होगी आपकी रूप वैलिडिटी। और यदि सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डिग्री, कोई भी डिप्लोमा, कोई भी आपकी विषयगत चीज़ों से लेके जिनका संबंध कैसा हो, विषय से है, जिनका संबंध विषय के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने से, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, डिग्रियों को हासिल करने से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। और ये आएगा अगला है आपका कसौटी वैधता, ठीक है, क्राइटेरियन वैलिडिटी, इसको कहते हैं आनुभाविक वैधता भी कहते हैं, ठीक है, आनुभाविक या निकस वैधता, ठीक है, इनके ये भी नाम है, लेकिन इंग्लिश में आपको केवल क्या मिलेगा, क्राइटेरियन वैलिडिटी ही मिलेगी, ठीक है, इंग्लिश में आपको केवल और केवल क्या मिलेगी, क्राइटेरियन वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है। तो इसको आपका कसौटी वैधता कहते हैं, अनुभावक वैधता भी कहते हैं, निकस वैधता भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि निकस कसौटी क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर आपका जो टेस्ट हुआ था, जो परीक्षण हुआ था, वो आपका सब्जेक्ट से लेके हुआ था, ठीक है, आपको विषय का ज्ञान कितना, ठीक है, विषय का ज्ञान कितना हुआ, ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, अनुभव, ठीक है, एक्सपीरियंस कितना, ठीक है। तो जो कसौटी वैधता होती है, इन दोनों में जो आपका टेस्ट हुआ, जो आपका क्लास विषय का सब्जेक्ट परीक्षण में और आपका निकस परीक्षण में, ठीक है, सब्जेक्ट में एवं प्लस निकस जो परीक्षण हुआ आपका, ठीक है, मतलब कि इससे रिलेटेड है आपका, जब कभी भी आपका प्रैक्टिकली टेस्ट होता है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल के नंबर अलग दिए जाते हैं और जो आपका सब्जेक्ट का जो लिखित बेस होता है उसके नंबर आपको अलग मिलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको सब्जेक्ट में मिले 30 नंबर और प्लस जो आपका प्रैक्टिकली वर्क होता है, ठीक है, निकस परीक्षण, उसमें भी आपको 30 मिले। जब कभी भी इन दोनों परीक्षण में समान होती है, ठीक है, जब इन दोनों परीक्षण में घनिष्ठ संबंध होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, कसौटी वैधता कहते हैं, ठीक है, या आनुभाविक वैधता कहते हैं। मान लीजिए आपने MA कर लिया है तो आपको क्या विषयगत नॉलेज तो है, लेकिन आपका क्या निकस परीक्षण, आपका निकस आनुभाविक एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली चीज़ें आपको बतानी नहीं आती हैं। आप किसी भी व्यक्ति को यदि हम समझा नहीं सकते हैं या बता नहीं सकते हैं तो हमारे पास क्या एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है उन चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ये 30 नंबर दिए जाते हैं जब कभी भी आप क्लास में होते हैं तो आपको प्रैक्टिकली वर्क के दिए जाते हैं या प्रैक्टिकल कहते हैं, प्रैक्टिकल के ये नंबर हैं। और ये नंबर आपके कितने हैं, सब्जेक्ट के। मान लीजिए आपका 100 का होता है तो आपका 70 का सब्जेक्ट होता है और 30 का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो इसी से मतलब कि जब इन दोनों में
घनिष्ठ संबंध होता है, अच्छा संबंध होता है कि मतलब आपको सब्जेक्ट का ज्ञान भी बहुत अच्छा है और आपका अनुभाविक ज्ञान भी बहुत अच्छा है, तो इसी को कहते हैं निकष परीक्षण। ठीक है, तो ये आपके इसके दो प्रकार, तो ये आपकी पहले कसौटी वैधता हुई। कसौटी वैधता क्या होती है कि दोनों में समानता है। ठीक है, दोनों में हम पढ़ाई में भी अच्छे हैं, सब्जेक्ट में भी अच्छे हैं और आपका हमको अनुभविक ज्ञान भी है। जैसे कि मान लीजिए हमारी डिग्री तो मिल गई हमको, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए, उतना अनुभविक प्रैक्टिकली ज्ञान भी तो होना चाहिए। डिग्री लेने से थोड़ी नहीं सब कुछ हो जाता है। तो आपकी ये क्या हुई कसौटी वैधता। अब इसके जो नीचे दिए हुए हैं कनकरंट समवर्ती वैधता, इसके आधार पर, ठीक है, जो हमारा ये एक्सपीरियंस के आधार पर और सब्जेक्ट के आधार पर जब हम इनकी समान रूप से तुलना करते हैं और इनमें घनिष्ठता का संबंध होता है, तो ऐसे परीक्षण को क्या कहते हैं, वैध परीक्षण कहते हैं। ठीक है, वैलिड परीक्षण या कसौटी वैधता कहते हैं, क्राइटेरियन वैलिडिटी। उस उद्देश्य की पूर्ति तो हुई और उसी सीमा तक हुई। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाते हैं तो केवल हमारा उद्देश्य यही थोड़ी होता है कि आपको केवल सब्जेक्ट का ज्ञान हो जाए। हर टीचर ये चाहता है कि जो वास्तविक अनुभव है वो भी आपको मिल जाए, लेकिन इसमें आपको क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट का ज्ञान भी मिल जाता है और वास्तविक अनुभव भी मिल जाता है। तो ये हमारी क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है और इसमें केवल हमको सब्जेक्ट का ज्ञान मिलता है और उसके हिसाब से हमारी डिग्री मिल जाती है, लेकिन हमको अनुभव का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस परीक्षण में आपका जो क्लास टेस्ट है और आपका जो प्रैक्टिकली टेस्ट है, इनमें जब घनिष्ठ संबंध होता है तो इस तरीके के परीक्षण को वैध परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इसका रिजल्ट निकल कर आया, इन दोनों के जो हमारा परीक्षण का, क्लास परीक्षण का, सब्जेक्ट परीक्षण का जो रिजल्ट निकल कर आया और जो प्रैक्टिकल परीक्षण का जो रिजल्ट निकल कर आया, इन दोनों में जब घनिष्ठ संबंध होता है तो इनके आधार पर जो इनके रिजल्ट होते हैं, इनके परिणामों के आधार पर हम क्या समवर्ती वैधता होती है कि प्रेजेंट में ये कैसे रिलेटेड होती है, वर्तमान में। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति वर्तमान में क्या है और कैसा है। ठीक है, जब हमने किसी भी व्यक्ति का पूरा टेस्ट ले लिया और उसका प्रैक्टिकली चीज़ों को भी देख लिया, अनुभव को भी देख लिया और सब्जेक्ट से भी देख लिया, तो हम इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या है। और इसके पूर्व कथन से रिलेटेड है कि रिजल्टों के आधार पर, परिणामों के आधार पर हम उसके बारे में भविष्य कथन करते हैं कि भविष्य में क्या होगा, वो व्यक्ति क्या कर सकता है। तो ठीक है, तो आपको समझ में आई। इसमें वैलिडिटी के हिसाब से, परिणामों के हिसाब से, मान लीजिए हमने देखा किसी भी व्यक्ति को बाइक के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, उसको सारी चीज़ें आती हैं, बाइक पे ब्रेक लगाना आता है और बाइक किस तरीके से चलती है, उसको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं, तो हम क्या कहेंगे, वो वर्तमान में क्या है, ड्राइवर है। ठीक है, हमने उसका टेस्ट लिया, पहले तो हमने उसका थ्योरिकल टेस्ट लिया, उससे सारी चीज़ें पूछ ली, इसके बाद एक्सपीरियंस भी देख लिया, अनुभव भी देख लिया कि वो क्या कर लेता है, तो हमने क्या कह दिया वर्तमान में कि वो ड्राइवर है। लेकिन यहाँ पे क्या परिणामों को देखा कि मान लीजिए उसका थ्योरिकल बेस ज़्यादा अच्छा था, एक्सपीरियंस कम था, तो इनके आधार पर हम क्या कह देंगे कि भविष्य में वो व्यक्ति ड्राइवर होगा। ठीक है, ड्राइवर होगा। तो ये समझ में आई कि जो समवर्ती वैधता होती है वो प्रेजेंट से रिलेटेड होती है कि इसके इन दोनों के आधार पर, कसौटी वैधता के आधार पर, आपका क्राइटेरियन वैलिडिटी के आधार पर जो हमारा उद्देश्य था, उसका जो क्राइटेरिया निर्धारित था, उसका जो वो निर्धारित था, उसके अकॉर्डिंग जब हम उसका टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट के आधार पर हम कंकरेंट वैलिडिटी बताते हैं, वर्तमान में वो व्यक्ति क्या है, और यदि भविष्य का भी कथन करते हैं कि वो भविष्य में क्या हो सकता है। कि हमने मान लीजिए आपका टेस्ट लिया, ठीक है, और टेस्ट में हमको पता चला आपके अंदर सारे गुण हैं, एक्सपीरियंस भी है और आपके पास नॉलेज भी है, तो हम क्या कहेंगे, आप नेट क्वालिफाई हैं। क्योंकि मान लीजिए हम आपका नेट का ही टेस्ट ले रहे हैं और आपके टेस्ट में हमेशा 80 से 90% नंबर आ रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, आप इन चीज़ों को जानते हुए बहुत अच्छे से, तो हम क्या कहेंगे, आप टीचर हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या नेट क्वालिफाई हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है, नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कहीं चीज़ों में कमी हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, आपका भविष्य में नेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आई। इसके बाद आपकी होती है संरचना वैधता, कंकरण। ठीक है, अगला है आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, संरचना वैधता। इसमें क्या होता है, आपका मानसिक सील गुणों के आधार पर, मानसिक
मानसिकशील गुणों के आधार पर क्या करते हैं, मानसिकशील गुणों की उपस्थिति के आधार पर, शील गुणों की उपस्थिति, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए। मानसिकशील गुणों की उपस्थिति के आधार पर जब हम किसी की वैलिडिटी को आंकते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आपका कंस्ट्रक्ट या संरचना वैलिडिटी। मतलब कि इसमें जो लेवल होना चाहिए जो हम आंक रहे हैं उसमें आइटम भी उसी लेवल का होना चाहिए जिसको हम आंक रहे हैं, तथा क्वेश्चंस भी उसी लेवल के होने चाहिए, ठीक है। इसमें आइटम भी होना चाहिए तथा उसी लेवल का भी होना चाहिए जो भी हम आंक रहे हैं। मान लीजिए हम किसी छोटे से बच्चे का परीक्षण कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, उसकी बुद्धि कितनी है, ठीक है, उसका IQ लेवल कितना है। किसी बच्चे का परीक्षण कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उसका IQ लेवल कितना है, तो हमको ऐसा तो नहीं होगा कि उसका हम परीक्षण ले कुछ भी क्वेश्चन दे, तो उसकी एज के हिसाब से, ठीक है, उसी के लेवल के क्वेश्चन रखेंगे जो क्वेश्चन को वो कर सकता है। तो आइटम भी होना चाहिए और आइटम उसी लेवल का होना चाहिए जिस लेवल की वो कर सके, ठीक है। हमारा उद्देश्य है किसी बच्चे को मैथ कितनी आती है उसका IQ लेवल देखना है हमको, तो उसको हम एक 15 साल के लड़के के बराबर क्वेश्चन दे देंगे तो क्या हमारी वैलिडिटी का पता चलेगा, हमारे उद्देश्य पूरे होंगे, नहीं होंगे। तो मतलब जो हम मापना चाह रहे हैं शील गुणों के आधार पर, यदि हम उसका व्यक्तित्व को देखना चाह रहे हैं तो उसके व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग उसका, यदि शील गुणों के आधार पर उसकी IQ लेवल देखना चाह रहे हैं, बुद्धि लब्धि, तो उसकी बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को होगा। तो सीधा सीधा इसमें कहा जाता है कि इसमें जो भी आइटम होते हैं वो उसी लेवल के होने चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, संरचना वैधता कहते हैं या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये जो विषयगत वैधता होती है आपकी डिप्लोमा डिग्री से रिलेटेड होती है, और ये समवर्ती वैधता ये स्कोर से, ठीक है, स्कोर से किसी सब्जेक्ट में आपकी परसेंटेज कितने आए हैं, और ये आपकी अनुभव एक्सपीरियंस कितना हुआ है, ठीक है। तो आपको ये होगा वैलिडिटी के प्रकार, ठीक है। ये दिए नहीं थे आपके सिलेबस में, फिर भी बता दिए हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बराबर आते हैं और अभी पिछले ईयर्स भी इनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन, ये आप इसके क्वेश्चन कर लीजिएगा या आगे भी मैं करा दूँगी, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा, वैलिडिटी पूरी हो गई, वैधता क्या होता है। इसके बाद आपका आता है विश्वसनीयता, 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 रिलायबिलिटी, ठीक है। विश्वसनीयता इसका मतलब होता है प्राप्तांकों की समानता से, ठीक है। विश्वसनीयता मतलब होता है प्राप्तांकों की समानता से, ठीक है। यदि कोई भी परीक्षण हमने आपका क्लास टेस्ट लिया आज तो, और उसमें आपके 30 नंबर आए, ठीक है। 10 दिन बाद वही टेस्ट, सेम वही टेस्ट फिर हमने आपका क्लास में लिया, फिर आपकी उसमें मान लीजिए 29 आए या 28 आए, तो इस परीक्षण को हम क्या कहेंगे, रिलायबल, विश्वसनीय, मतलब उसी के समथिंग। इस चीज़ को याद रखना। ऐसा नहीं होता है कि आपके 30 अभी आए तो 30 ही फिर से आएंगे, ठीक है। लेकिन परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मान लीजिए हमने किसी भी बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं, किसी भी बच्चे का क्लास टेस्ट लिया, ठीक है, तो उसके अंग्रेजी में, हिंदी में और गणित में, ठीक है। गणित में मान लीजिए 50 आए, इसमें 35 आए और इसमें भी 35 है, ठीक है। तो ये हमने स्कोर देख लिया। इसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से हमने इन्हीं सब्जेक्ट का उसी क्लास में टेस्ट लिया और उन्हीं बच्चों के बीच में लिया। ऐसा नहीं है फिर हम कभी इसको घर में ले लें, ऐसा नहीं। परिस्थितियाँ समान होनी चाहिए, तभी हमको रिलायबिलिटी का, विश्वसनीयता का पता चलेगा। जैसे मान लीजिए वही टेस्ट, ठीक है, आप एग्ज़ाम में आप अपने नेट क्वालिफाई से देख लीजिए, एक जो आप एग्ज़ाम देते हैं जब वहाँ पे लगाते हैं वो क्वेश्चन, तो कैसा होता है आपका, मान लीजिए वहाँ पे आपका 50% आया, ठीक है।
इसके बाद वही टेस्ट आके आप घर में यदि लगाएंगे तो हो सकता है वो कैसा आपका 65 आ जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ आपका बैठना, टाइमिंग, घबराहट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो कैसा परीक्षण? जब समान परिस्थितियों में वही परीक्षण कई बार किया जाता है तो उसके अंकों में, जो प्राप्तांकों में जो समानता होती है, समानता को ही हम क्या कहते हैं? विश्वसनीय। यदि उसके प्राप्तांकों में समानता आ रही है तो ऐसे परीक्षण को हम क्या कहते हैं? विश्वसनीय। ठीक है, हमने किसी क्लास में बच्चे का अंग्रेजी में और हिंदी में टेस्ट लिया, इतने नंबर आए, लेकिन फिर से यदि हमने उसका टेस्ट लिया तो दोबारा में उसके क्या, मान लीजिए इसमें 32 आ गए, इसमें 34 आ गए और इसमें मान लीजिए 46 आ गए, तो ये भी परीक्षण कैसा होगा? रिलायबल। मतलब कि इसमें यदि आपके 80 नंबर आ जाए तो मान लीजिए फिर यदि इसमें आपके 70 भी नंबर आए तो हम क्या कहेंगे? इसका गणित में वो अच्छा है, मान लीजिए। लेकिन यहाँ पहले 80 है और फिर बाद में 34 आ जाए तो ये क्या, ये वैलिड थोड़ी होगा, ये रिलायबल थोड़ी होगा, विश्वसनीयता नहीं होगा। तो कोई भी परीक्षण जब कभी भी हम उसको समान परिस्थितियों में दोबारा से कई बार भी टेस्ट करते हैं और उसका जो निष्कर्ष आता है, जो रिजल्ट आता है वो समान आता है, उसी के लगभग आता है, तो ऐसे परीक्षण को हम क्या कहते हैं? रिलायबल, विश्वसनीय परीक्षण कहते हैं। ठीक है, हमने आपका IQ लेवल के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए। ठीक है, आपने वो क्वेश्चंस किए, इसके बाद 15 दिन बाद हमने फिर आपका लिए तो फिर से आपने उनके आंसर दिए। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन आपका टेस्ट होगा ये कैसा होगा? रिलायबल होगा, विश्वसनीयता। और कौन से परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? जो आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण मतलब कि एक क्वेश्चन और इसके 4 ऑप्शन 1 2 3 4, तो इसमें आपकी विश्वसनीयता कैसे होगी? यदि आप इस बार इसका एक आंसर जो सही है दूसरा है तो दोबारा में भी इसका दूसरा होगा, तिबारा में भी दूसरा होगा, 10 बार भी लगाएंगे तो आप इसका आंसर क्या राइट। इसमें फाइनली क्या है? विश्वसनीयता है। ठीक है, विश्वसनीयता है, तो इसी को क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षण। और वस्तुनिष्ठ परीक्षण किसको कहते हैं? जिसमें विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? इसमें रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण टूल्स का भी ये एक वो होता है, विशेषता होती है कि टूल्स कैसे होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, विषयगत नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वस्तुनिष्ठता से यहाँ पे रिजल्ट में किसी भी टीचर की मनोवृत्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपको सब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको थ्योरिकली लिखना होता है, तो उसी क्वेश्चंस के लिए किसी को 2 नंबर, मान लीजिए वो क्वेश्चन कितना 5 नंबर का है, तो उसी क्वेश्चंस के लिए किसी को 2 नंबर मिलते हैं, किसी को 3 मिलते हैं, किसी को 5 भी मिल जाते हैं। लेकिन इसमें यदि, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण होगा इसमें यदि आपका सही होगा तो 2 मिलेंगे और गलत होगा तो 1 भी नहीं मिलेंगे। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होगा कि यदि आपका सही है या कम सही है या ज़्यादा सही है, ऐसा इसमें नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़े से को भी महत्व दिया जाता है। यदि किसी बच्चे ने एक लाइन भी लिखी है तो उसको 1 नंबर दिया जाएगा या आधा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी को भी आंशिक महत्व नहीं दिया जाता है, पूरा या आपको पूरे 2 मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसमें 2 में से आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा क्योंकि आपका कम सही है। सही होगा तो 100% विश्वसनीय होगा। ठीक है, यदि नहीं होगा तो नहीं होगा। तो सभी के साथ यहाँ पर क्या होती है? पक्षपात किसी के साथ नहीं होगा। सभी के लिए अंक पहले से निर्धारित होते हैं कि जितने आपके क्वेश्चन सही होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर होगा। लेकिन इसमें आपके क्वेश्चंस, इसमें क्या होता है, इसमें पक्षपात हो जाता है। कहीं आपका थ्योरिकली में आप एक क्वेश्चन 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें आपको खुद ही ना डिफरेंट मिलेगा। तो आपकी सोच कैसी? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमेशा एक जैसी नहीं होती। आप उसमें कुछ भी लिखते रहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ और याद आ गया तो लिख दिया, कुछ और याद आ गया तो लिख दिया, तो इसमें आपकी क्या होती है? रिलायबिलिटी कम होती है। तो वस्तुनिष्ठता आपका जो परीक्षण होता है, टूल्स होते हैं, उसकी विशेषता होती है। परीक्षण जो टूल्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, विश्वसनीयता की बात कर रहे थे, तो विश्वसनीयता आप सभी लोगों को समझ में आ गई।
कि जब दो समूहों की तुलना की जाती है, ठीक है, ए और बी, और इनके जो प्राप्तांक होते हैं ये रिजल्ट समान होते हैं और समान, कई बार परीक्षण टेस्ट रीटेस्ट, कई बार हम एक ही समान परिस्थिति में जब इनका बार बार परीक्षण करते हैं और बार बार इनके परिणामों को देखते हैं और परिणामों में जो समानता आती है उसी परीक्षण को हम क्या कहते हैं, रिलायबल या विश्वसनीय कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए विश्वसनीयता का तात्पर्य विश्वसनीयता का तात्पर्य प्राप्तांकों की परिशुद्धता से है। ठीक है, प्राप्तांकों की परिशुद्धता से होता है। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, मार्गल एवं हेल्स के अनुसार। ठीक है, मार्शल एवं हेल्स के अनुसार परीक्षण प्राप्तांकों के बीच संगति की मात्रा को ही विश्वसनीय कहा जाता है। ठीक है, परीक्षण प्राप्तांकों के बीच संगति को ही विश्वसनीय कहा जाता है। मतलब जो परिणाम आ रहे हैं उनमें क्या होती है, वो एक से ही रहती है, उन बदलते नहीं है। जैसे हम किसी भी व्यक्ति को कहते हैं कि वो व्यक्ति कैसा विश्वसनीय है, मतलब कि यदि हम उसको कोई बात बताएंगे तो वो लीक नहीं करेगा, किसी से कहेगा नहीं। ठीक है, बदलेगा नहीं, वो बात कहते हैं ना, वो व्यक्ति बदलेगा नहीं, उसे वो कैसा कभी भी। लेकिन यदि कभी भी, ठीक है, कभी भी वो व्यक्ति आपकी बात किसी दूसरे व्यक्ति से कह देता तो हम क्या कहते हैं, वो व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, उसका जो रिजल्ट परिणामों में अंतर आ गया, वो जो जैसा था वो बदल गया, अब वो वैसा नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब हम दो समूहों का या दो किसी व्यक्तियों का तुलना करते हैं, प्राप्तांकों की, व्यक्तियों की तुलना नहीं करते, उनके रिजल्ट की तुलना करते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्राप्तांकों की तुलना करते हैं और उन जब प्राप्तांकों में समानता आती रहती है, भिन्न भिन्न, कई बार हम उनका परीक्षण लेते हैं और उसी के समथिंग रिजल्ट एक से आते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं। मान लीजिए आप नेट का एग्ज़ाम जो भी दिसंबर में हुआ है, जिन जिन लोगों ने दिया है, अब आप उसी को घर में लगाइए। ठीक है, घर में लगाइए, अंदर आ जाएगा। मान लीजिए आपके वहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन सही थे, घर में आके हो सकता है आपका 60 क्वेश्चन सही हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके वहाँ पे 50 क्वेश्चन सही थे और यहाँ पे आपके 80 क्वेश्चन सही हो जाए। तो ये कैसा होगा, विश्वसनीय होगा। ठीक है, कि आपकी विश्वसनीयता क्या, आपको इसी के लगभग आता है। ठीक है, अभी आप कितने विश्वसनीय हैं, 50%। जब आपके 80% एक बार आ जाएं और फिर आप लगाएं तो 80 हो जाएं, 89 हो जाएं या 78 हो जाएं, तो आप कितने विश्वसनीय हो जाएंगे, इतने विश्वसनीय। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, विश्वसनीय। जब एक ही टेस्ट आप मान लीजिए 2017 का उठा लीजिए और एक टेस्ट को 10 बार लगाइए, 4 बार लगाइए, तो उसके परिणामों में डिफरेंट आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, जरूर आएगा। ऐसा नहीं है आज लगाया कल फिर लगा लीजिए तो वो क्वेश्चन आपको याद बने रहेंगे। आज लगाया, 15 दिन बाद फिर लगाइए, फिर 15 दिन बाद फिर लगाइए। ठीक है, तब देखिए स्थितियाँ कैसी हो, और टाइमिंग का ध्यान रखिए। ये नहीं है कि आप घूम घूम के, उतनी परिस्थितियाँ एक सी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ही परिस्थिति में किया गया परीक्षण के जब परिणामों की तुलना की जाती है और उनमें जो अंतर आता है, जो उनके जो परिणाम होते हैं वो समान होते हैं, तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं। ठीक है, इसकी भी आपकी विश्वसनीयता ज्ञात करने की आपकी विधियां हैं, उनको आप लिख लीजिए। उनके बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि उनसे आते नहीं है, हो सकता कभी क्वेश्चन पूछे जाए विश्वसनीयता ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। ठीक है, तो इनको आप लिख लीजिए। वैसे टॉपिक में है नहीं आपके, ठीक है, विधियों को रहने दीजिए, आप इसका मानकीकरण लिखिए। ठीक है, क्योंकि विधियों से कभी भी आज तक क्वेश्चंस नहीं आए हैं। इसके वैलिडिटी के क्वेश्चंस आते हैं कि इनके जो प्रकार होते हैं, तो उसके हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है।
विधियों से कभी भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है, अब आपका है मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। मानकीकरण, ठीक है। मानकीकरण, मानकीकरण क्या होता है कि मतलब कि पहले से हमारे क्या होते हैं, मानक निर्धारित होते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, मानक, नॉर्म्स होती हैं। स्टैंडर्ड, मानक पहले से निर्धारित होते हैं और उन मानकों को हमको पूरा करना होता है। ठीक है, पहले से हमारे मानक निर्धारित होते हैं और उन मानकों को जब हम पूरा कर लेते हैं तो किसी भी परीक्षण के द्वारा जब उन मानकों को पूरा कर लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उस परीक्षण को क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, या उस परीक्षण में ये गुण होता है। मान लीजिए मानक क्या होता है, हम किसी एक क्लास के बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो हम पहले से उसमें मानक निर्धारित कर दें, परीक्षण प्रक्रिया निर्धारित हो कि आपको क्लास में देना है, ठीक है, या आपको ओरल देना है या आपको रिटन देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हमारी पहले से निर्धारित होती हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड उनके निर्धारित होते हैं, जब ऐसी परिस्थितियों में किसी भी टेस्ट को, परीक्षण को लिया जाता है तो उसी परीक्षण को हम क्या कहते हैं, मानकीकरण परीक्षण कहते हैं। ठीक है, जो भी परीक्षण आपके मानकीकृत, जिनमें मानकीकरण का जो गुण होता है परीक्षण का, वो मुख्य होता है। यहाँ पे जो आपका रिजल्ट होता है, ठीक है, परीक्षण विधियाँ होती हैं, प्रक्रिया होती है कि आपका परीक्षण लिया कैसे जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें पहले से डिसाइड होती है। ठीक है, पहले से, ठीक है, डिसाइड होती हैं। ऐसे परीक्षण को क्या कहते हैं, मानकीकरण परीक्षण। जैसे मान लीजिए आपको क्या, आपका एक टेस्ट यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, इसमें आपको मानक पहले से निर्धारित कर दिए जाए। यहाँ पे हमारे जो मानक होते हैं पहले से निर्धारित नहीं होते हैं, मेरिट के हिसाब से हमारा सिलेक्शन होता है। लेकिन आपका जो CTET का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एग्ज़ाम जो आपका CTET का एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या होता है, आपको 60% मार्क्स पहले से निर्धारित होते हैं कि यदि आपको इस मानक को तय करना है, यदि आपका ये मानक आ जाएगा तो आपका CTET का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका परीक्षण विधियाँ, किस परीक्षण विधि का, मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, आपको थ्योरिकल होगा या आपका ओरल इंटरव्यू होगा, तो सारी की सारी पहले से विधि मालूम है कि उसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है, आपके सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली होंगी, या आपकी प्रक्रिया कैसे होगी, क्लास में ली जाएगी या कहीं फील्ड में ली जाएगी, या मान लीजिए घर में आपके आके इंटरव्यू ले लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं। तो आपका जो नेट, ये एग्जाम CTET का है, और जो नेट में क्या है, इसमें परीक्षण प्रक्रिया विधियाँ ये तो डिसाइड होती हैं, ठीक है, ये तो डिसाइड होती है, लेकिन आपका मानक ये डिसाइड नहीं है कि आपको 80% चाहिए कि आपको 60। हर बार ये मानक बदल जाता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा, हर बार इसकी वो बदल जाती है, हर बार आपका 6% लगभग ऊपर चला जाता है मेरिट। ठीक है, हर बार आपका नेट एग्ज़ाम जब से अभी तक मैं देख रही हूँ, हर बार 6% आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, 8-10 क्वेश्चनों से आगे पीछे मेरिट हमारी चली जाती है। जो CTET के एग्ज़ाम में आपकी परीक्षण विधियाँ 60%, या मान लीजिए UP TET के एग्ज़ाम में आपको पहले से 9 मानक निर्धारित कर दिए कि आपको ये मानक तय करना है, तो आपको कौन सी CTET की डिग्री मिल जाएगी, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ये आपके क्या होते हैं, क्लास में आपको फर्स्ट डिवीज़न के लिए 60%, सेकेंड के लिए 60 के अंदर, ठीक है, 59, या इसके लिए 49, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे आपको फर्स्ट डिवीज़न मिल जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे आपको सेकंड डिवीज़न मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको थर्ड डिवीज़न मिलेगी। तो ये पहले से निर्धारित है, यदि आप इसके अंदर पे आएंगे तो आपको फर्स्ट डिवीज़न है, इसके अंदर पे आएंगे तो सेकंड डिवीज़न। तो मानक निर्धारित पहले से, परीक्षण विधियाँ निर्धारित पहले से हो जाती हैं। तो ये गुण पहले से होना चाहिए टूल्स में, किसी भी परीक्षण का ये गुण होता है। ठीक है, टूल्स के गुण बता रहे हैं कि टूल्स में ये सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए कि जिसके लिए
हम उसको माप रहे हैं वो मानक उसमें निर्धारित होना चाहिए। यदि हम हाइट आंक रहे हैं तो उसमें हाइट का मानक होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए कि कितने इंच तक वो माप सकता है, ठीक है। तो ये तो थे आपके विधियाँ जो आपके इसमें दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ टूल्स, ठीक है, टाइप ऑफ वैलिडिटी, ठीक है, टूल्स ऑफ रिसर्च, जो टूल्स ऑफ रिसर्च दिए हुए हैं इसमें आपकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, ठीक है। तो ये सारे हो गए हैं। इसके बाद है आपके टाइप ऑफ टूल्स। तो टाइप ऑफ टूल्स में आपकी रेटिंग स्केल है, एटीट्यूड स्केल है, क्वेश्चनायर है, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। इसके बाद आपकी है इंटरवेंसरी है। इसके बाद टेक्निक्स ऑफ रिसर्च, किस किस तरीके से हम रिसर्च कर सकते हैं, तो ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एवं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। तो आगे इसकी बात करते हैं, ठीक है। इनकी बात हम अगले वीडियो में